हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनियाल विस्नय सत्रह पर। इससे पहले हमने शिक्षण विधियों के कुछ पोर्शन को पढ़ा। इसी श्रृंखला में आज हिंदी भाषा शिक्षण की प्रथम विधि हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं, आगमन विधि। और अब आगे व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियों को पढ़ेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा। शुरू करते हैं शिक्षण विधियाँ व्याकरण शिक्षण की। निगमन विधि, इसे डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इसके प्रवर्तक प्लेटो है, इसका अन्य नाम सिद्धांत प्रणाली है। आगमन विधि में क्या होता था कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता था, जबकि निगमन विधि में क्या होता है, पहले बालक को नियम दिया जाता है और उस नियम का प्रयोग करते हुए बालक कम समय में अधिक विषय वस्तु ग्रहण करने में दक्षता प्राप्त करता है। इसमें शिक्षक द्वारा बालकों को प्रारंभ में ही नियम या सिद्धांत विशेष का ज्ञान करवा दिया जाता है और विद्यार्थी उस नियम या सिद्धांत का उपयोग करते हुए समस्या का हल ज्ञात करता है। परंपरागत या व्याकरण शिक्षण प्रणाली को निगमन या सिद्धांत प्रणाली कहा गया है। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र है वो आगमन विधि के विपरीत है। इसमें नियम से उदाहरण, सूक्ष्म से स्थूल, क्योंकि ये जो नियम होते हैं जो सूक्ष्म से स्थूल होते हैं, अज्ञात से ज्ञात होते हैं, जो बालक को अज्ञात होते हैं, और बालक उन पर कार्य करते हुए अपने परिवेश से जोड़ता हुआ उन उदाहरणों को समझता है और उन नियमों को समझता है, तो वो अच्छे ढंग से विषय वस्तु को कवर करता है। प्रमाण से प्रत्यक्ष, सामान्य से विशिष्ट, कठिन से सरल, अमूर्त से मूर्त। निगमन विधि के 4 सोपान और आगमन विधि के भी 4 सोपान थे। निगमन विधि का पहला सोपान है नियम का प्रस्तुत करना, फिर उदाहरणों में नियम का प्रयोग, फिर निष्कर्ष और उसके बाद परीक्षण या अभ्यास। तो ये निगमन विधि की 4 सोपान हुए। निगमन विधि के रूप या प्रणाली 2 प्रकार की होती है, सूत्र प्रणाली और पाठ्यपुस्तक प्रणाली। इसी तरीके से आगमन विधि के भी 2 रूप थे। अब सूत्र प्रणाली, ये प्रणाली परंपरागत संस्कृत व्याकरण शिक्षण की नकल है। इसमें व्याकरण के प्रकरणों पर आधारित सूत्र विद्यार्थियों को पूर्व में ही रटवा दिए जाते हैं, तत्पश्चात उन पर आधारित उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ये विधि संस्कृत भाषा में प्रचलित है। पाठ्यपुस्तक प्रणाली, ये प्रणाली अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आई है। इस प्रणाली में व्याकरण शिक्षण के लिए पुस्तकें निर्मित की जाती हैं। पुस्तक के अध्यायों में व्याकरण के नियम या उदाहरण दिए जाते हैं। अध्याय के अंत में अध्याय पर आधारित प्रश्न अभ्यास हेतु प्रश्न दिए जाते हैं। पाठ्यपुस्तक प्रणाली को विकृत रूप में सुगम प्रणाली भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि सुगम प्रणाली किसे कहते हैं, तो पाठ्यपुस्तक प्रणाली को सुगम प्रणाली भी कहते हैं। अब निगमन विधि के कुछ गुण और कुछ दोष भी देखते हैं। क्या होता है कि ये विधि डायरेक्ट नियम पर आधारित होती है, तो इससे किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने में बिल्कुल कम समय लगता है। तो इसके कुछ गुण देखते हैं। ये व्यवहारिक विधि मानी जाती है क्योंकि सामान्य कक्षा शिक्षण में इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग होता है। यानी वर्तमान में भारत में देखें तो सबसे ज़्यादा यदि प्रयोग होता है तो वो इसी निगमन विधि का प्रयोग होता है कक्षा कक्ष में। इससे व्याकरण का ज्ञान क्रमबद्ध रूप से करवाया जाता है। ये पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करने में सक्षम है। ये शिक्षक के कार्य को सरल बनाती है। ये सरल संक्षिप्त समस्याओं के हल तीव्र गति से ज्ञात करने में सक्षम है। ये स्मरण शक्ति का विकास करती है। इस विधि का प्रयोग अभ्यास करने में तथा सिद्धांत को सामान्य व्यवहारिक प्रयोग में लाने के लिए किया जाता है। ये उच्च कक्षा में हिंदी भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। इसके कुछ दोष, इस विधि में शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया कम होती है, क्योंकि यदि शिक्षक डायरेक्ट बालक को नियम देकर उस पर विषय वस्तु छोड़ देता है तो बालक अपने स्तर पर उस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करता है। उसमें दोनों की अंतःक्रिया नहीं हो पाती है। ये केवल अनुकरण का मार्ग है। जैसा शिक्षक बालक को बताता है, बालक उसी तरीके से कार्य करता है। ये यंत्रवत विधि है, ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि यह बालक में मानसिक शक्तियों का विकास नहीं कर पाती है। ये शिक्षक केंद्रित विधि है, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। इस विधि से शिक्षण कार्य निरस्त होता है। ये छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी विधि है, क्योंकि छोटे बालक डायरेक्ट नियम को समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए उदाहरण सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ाने का। तो ये निगमन विधि। इसके बाद देखते हैं व्याकरण शिक्षण के संबंधित नंबर 3 विधि, समवाय विधि। समवाय विधि में व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है, यानी व्याकरण को प्रत्यक्ष तौर पर नहीं पढ़ाया जाता है। इसमें होता है कि जिस तरह से विषय वस्तु पढ़ाते जाते हैं, तो उसमें जहाँ कहीं पर भी व्याकरण के नियम की आवश्यकता होती है तो उन्हें प्रसंगानुकूल बालकों को बता दिया जाता है। इसे सहसंबंध विधि, अंतर्योग विधि भी कहते हैं। समवाय का अर्थ है मिलना। ये गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित है। ये विधि गद्य शिक्षण, रचना शिक्षण आदि की शिक्षा देने के साथ साथ आवश्यकता अनुसार व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती है। इस विधि में व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। इस विधि के अनुसार शिक्षण के दौरान 2 विषयों या किसी भी विषय के सभी अंगों का शिक्षण आवश्यकता अनुसार एक साथ करवाया जाना चाहिए। समवाय विधि के प्रकार, समवाय के 2 प्रकार है, क्षैतिज समवाय और ऊर्ध्व या लंबीय समवाय, यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल होता है और 2 नंबर वर्टिकल। क्षैतिज समवाय में क्या होता है कि किसी विषय का शिक्षण करवाते समय उसका संबंध अन्य विषयों के साथ दर्शाना
क्षैतिज समवाय कहलाता है। यानी इसका मतलब ये होगा कि क्षैतिज समवाय में होता है कि हम एक विषय पढ़ते हैं, अब हिंदी विषय पढ़ते हैं तो हिंदी विषय का संबंध पर्यावरण अध्ययन से जोड़ देते हैं, तो वो क्षैतिज समवाय कहलाता है। और यदि हिंदी भाषा शिक्षण हम पढ़ रहे हैं और हिंदी भाषा शिक्षण पढ़ते समय किसी हिंदी भाषा शिक्षण के किसी टॉपिक से हम यदि किसी विषय वस्तु को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो लंबीय समवाय हो जाता है, वो वर्टिकल समवाय होता है। जैसे इसमें देखो, क्षैतिज समवाय में हिंदी भाषा का इतिहास के साथ संबंध, हिंदी भाषा का गणित के साथ संबंध, हिंदी भाषा का अंग्रेजी के साथ संबंध, यानी यह संबंध किसी अन्य विषय के साथ दर्शाता है, इसलिए इसे क्षैतिज समवाय कहते हैं। और यदि उसी सब्जेक्ट के अन्य विषय वस्तु के साथ संबंध दर्शाया जाए तो उसे उधर या लंबी समवाय कहते हैं। उस विषय के अंगों का शिक्षण साथ करवाना ये उधर समवाय कहलाता है। इसमें गद्य पढ़ाते समय व्याकरण से संबंधित ज्ञान देना, पद्य पढ़ाते समय काव्य शास्त्र से संबंध जोड़ना, तो ये लंबी या उधर समवाय है। इसके गुण, प्रासंगिक व्याकरण शिक्षण की यह सर्वोत्तम विधि है। इस विधि से व्याकरण शिक्षण रोचक होता है। ये बालकों को व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान करवाने में उपयोगी है। इस विधि के व्याकरण शिक्षण करवाने पर बालक को व्याकरण के नियम रटने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस विधि से शिक्षण में स्वाभाविकता रहती है। भाषा शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण करवाने पर बालक की सभी व्याकरण संबंधी शंकाओं का समाधान तत्काल हो जाता है, जिससे बालक के विषय में रुचि बनी रहती है। कभी कभी समवाय के समय मूल विषय से भटक जाते हैं, इसके दोष है। समवाय सही नहीं होने पर दोनों विषय अव्यवस्थित हो जाते हैं। इस विधि में व्याकरण का ज्ञान क्रमबद्ध नहीं होता है। इसमें व्याकरण स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं पढ़ी जा सकती। तो ये हमने देखा समवाय विधि। इसके बाद आती है भाषा संसर्ग विधि, इसे अव्याकृत विधि, प्रासंगिक विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्याकरण शिक्षण अलग से नहीं करवाया जाता है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ व्याकरण शिक्षण करवाया जाता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालकों को भाषा का पूर्ण एवं शुद्ध ज्ञान प्रदान करना है। इस विधि में बालकों को व्याकरण की शिक्षा अलग से नहीं दी जाती। मेघालय की परिभाषा है कि किसी भाषा को बिना उसके व्याकरणिक ज्ञान से सीखा जा सकता है। ये भाषा शिक्षण की ऐसी विधि है जिसमें बिना उस भाषा के संबंधित व्याकरणिक नियमों सिद्धांतों का ज्ञान कराए ही भाषा को सिखाया जा सकता है। बिना व्याकरण के भाषा का ज्ञान देने को ही अव्याकृत विधि कहते हैं। इस विधि में बालकों को संबंधित भाषा से जुड़ी श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ने को दी जाती है। साथ ही उस भाषा को दैनिक व्यवहार में लाने हेतु अधिक अभ्यास कराया जाता है। ये उस भाषा के साथ अंतरंग स्थापित करने तथा उस भाषा के संसर्ग में रहकर या उसे व्यवहार में लेने से संभव होता है। यदि हम किसी भाषा को पढ़ते हैं, किसी भाषा से संबंधित विषय वस्तु को पढ़ते हैं, तो उसमें जब प्रत्यक्ष तौर पर व्याकरण शिक्षण प्रयोग नहीं करते हैं तो उसमें यह होता है कि उस भाषा को हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें तो उस भाषा को सीखने में आसानी होगी। इसमें भाषा शिक्षण दौरान व्याकरणिक नियमों का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। इसमें व्याकरण ज्ञान के लिए आगम सिद्धांत की अनुपालना की जाती है। इसके बाद आता है इसके गुण। ये विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। इससे बालकों में रचना अभ्यास की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस विधि से बालक की विचार एवं तर्क दक्षता विकसित होती है। ये विधि सरल से कठिन की ओर के शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इससे बालक में पठन पाचन कौशल का विकास होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में बालक को व्याकरण का ज्ञान नहीं करवाया जाता है, अतः ये एक अपूर्ण विधि है। कभी कभी बालक शुद्ध और अशुद्ध की तुलना में ही उलझ जाता है। ये समय अधिक व्यय करती है। इससे बालक को भाषाई संरचना का तकनीकी ज्ञान नहीं हो पाता है। तो ये हमने व्याकरण शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ देखी। 1 नंबर आगमन विधि, उसके बाद निगमन विधि, उसके बाद समवाय विधि, उसके बाद भाषा संसर्ग विधि। तो ये हमने व्याकरण शिक्षण की 4 विधियाँ देखी। इससे आगे हम देखेंगे गद्य पद्य रचना शिक्षण आदि से संबंधित शिक्षण विधियाँ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।